नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, PSMPG कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, मानव भूगोल के प्रथम यूनिट से जो हमने सीरीज शुरू की है, उसमें हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मानव भूगोल क्या है, जिसमें हमने बात की थी कि भूगोल क्या है, भौतिक भूगोल क्या है, मानव भूगोल क्या है। मानव भूगोल की कुछ परिभाषाएं हमने बताई थी, रेडजेल महोदय, कुमारी सैंपल के अनुसार, वाइडल डीला ब्लाश के अनुसार। और इसके बाद हमने बात की थी मानव भूगोल का विकास, जिसको हमने अलग अलग बिंदुओं में देखा था कि आरंभिक उपनिवेश युग, उत्तर उपनिवेश युग, अंतर विश्व युद्ध के बीच यानी 1930 का दशक, 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक, और 1970 के दशक में। तथा इसके बाद हमने बात की थी आपसे कुछ विचारधाराओं पर, जिसमें मानवतावादी विचारधारा, अमूलवादी विचारधारा, व्यवहारवादी विचारधारा, और फिर बात की थी 1980 के बाद मानव भूगोल का विकास किस तरह हुआ। इसके बाद हमने मानव भूगोल के कुछ विषय क्षेत्रों पर भी बात की थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज एक अगले टॉपिक की, जिसका नाम है मानव भूगोल के उपागम। ठीक है, PDF आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का टॉपिक है हमारा मानव भूगोल के उपागम, यानी कि अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अप्रोच का मतलब होता है दोस्तों दृष्टिकोण, यानी किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया। ठीक है, तो आपने देखा कि लगातार मानव भूगोल के दृष्टिकोण यानी उपागमों में लगातार परिवर्तन होता रहा है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं आज उपागमों के बारे में। आज हम आपसे बात करेंगे प्रत्यक्षवादी उपागम यानी पॉजिटिविस्ट अप्रोच, व्यवहारपरक यानी आचारपरक भूगोल यानी बिहेवियरल अप्रोच, मानववादी उपागम यानी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, क्रांतिपरक या मार्क्सवादी उपागम या रेडिकल या मार्क्सिस्ट अप्रोच, कल्याणपरक उपागम यानी वेलफेयर अप्रोच, और तंत्र उपागम यानी कि सिस्टम अप्रोच के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले उपागम की, यानी कि प्रत्यक्षवादी उपागम की। प्रत्यक्षवाद यानी पॉजिटिविज्म का जो प्रतिपादन है वो फ्रांसीसी गणितज्ञ दार्शनिक अगस्ट काम्टे महोदय ने किया था। ठीक है, कब? 1920 में किया था। तो ये आपको याद रखना है कि किसने किया था। तो फ्रांस के गणितज्ञ और दार्शनिक थे जिनका नाम था अगस्त काम्टे। इन्होंने 1820 में इस उपागम को दिया था। मानव भूगोल का यह उपागम इस मान्यता पर आधारित है कि वास्तविक ज्ञान वैज्ञानिक होता है, यानी कि जो ज्ञान हमें वास्तविकता में प्राप्त हो रहा है वही वैज्ञानिक होता है, और तथ्यों तथा अनुभवों पर आधारित होता है। इन शब्दों को दोस्तों आपको याद रखना है कि जो प्रत्यक्षवाद है वो वास्तविक, वैज्ञानिक, तथ्य और अनुभव की बात करता है, अर्थात जिसे तथ्य तथा वैज्ञानिक रूप से सत्यापित किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये काल्पनिक बातें नहीं करता है। ठीक है, ये सत्यता पर आधारित का होता है, जिसे हम सिद्ध कर सकते हैं। 1950 और 60 के दशकों में मानव भूगोल पर प्रत्यक्षवाद का गहरा प्रभाव रहा। ठीक है, 1950 और जो 60 का दशक था उसमें यूरोप और अमेरिका में, कहाँ पर? यूरोप और अमेरिका में भूगोल के अधिकांश शोध छात्र यानी कि जो रिसर्च स्कॉलर थे, अपने अध्ययन में वैज्ञानिक विश्लेषण पद्धति और मात्रात्मक विधियों का प्रयोग करने लगे थे। ठीक है, यानी कि जैसे कंप्यूटर है, सांख्यिकी का प्रयोग होने लगा था 1950 और 60 के दशक में। कहाँ पर? यूरोप और अमेरिका में। ठीक है, जब भूगोल में कंप्यूटर और सांख्यिकी का प्रयोग होने लगा तो इसे नाम दिया गया मात्रात्मक क्रांति, यानी क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन। इस मात्रात्मक उपागम को नवीन भूगोल यानी न्यू ज्योग्राफी भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। यदि आपसे कोई मात्रात्मक उपागम पूछे या नवीन भूगोल पूछे तो एक ही बात है। ठीक है, इसके बाद है
अगला उपागम यानी कि व्यवहार परक या आचार परक भूगोल यानी कि बिहेवियरल अप्रोच। ठीक है, अभी हमने बताया कि 1950 और जो 60 का दशक था उसमें कंप्यूटर और मात्रात्मक विधियों का अधिक उपयोग होने लगा। जब कंप्यूटर और मात्रात्मक विधियों का उपयोग होने लगा तो मानव व्यवहार की उपेक्षा की जाने लगी, यानी कि मनुष्य की फीलिंग्स से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, तभी इस उपागम की शुरुआत होती है। इसके अंतर्गत पर्यावरण के साथ मानव के संबंध एवं प्रतिक्रिया से संबंधित प्रक्रियाओं को समझने के लिए व्यवहारवाद की मान्यताओं और विधियों का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, यानी अब मानव को भी यानी मानव के व्यवहार को भी महत्वपूर्ण माना गया, जिसमें मानवीय तथ्यों और घटनाओं के भौगोलिक विश्लेषण में व्यक्ति के व्यवहार यानी कि आचरण पर विशेष बल दिया गया। यानी कहने का मतलब ये है कि जिस उपागम में भूगोल के जिस उपागम में मानव के व्यवहार और आचरण पर विशेष बल दिया जाने लगा उसे व्यवहार परक या आचार परक अप्रोच के नाम से जाना गया। ठीक है, भूगोल में जो व्यवहारिक उपागम है का प्रयोग करने वाले में विलियम किर्क, ये नाम आपको याद रखना है कि व्यवहारिक उपागम के जनक कौन है, तो वो कौन है, विलियम किर्क महोदय। ठीक है, तो व्यवहारिक उपागम के जनक विलियम किर्क हैं का प्रयास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिन्होंने 1963 में एक लेख के माध्यम से व्यवहारिक पर्यावरण के महत्व पर बल दिया था। ठीक है, इसके बाद अगला उपागम है जिसे हम जानते हैं मानववादी उपागम के नाम से। ठीक है, अभी आपको ऊपर बताया था दोस्तों कि मानववादी उपागम यानी कि ह्यूमनिस्टिक जो अप्रोच है वो ई टुआन महोदय ने दी थी। ई टुआन महोदय ने दिया इस अप्रोच को। ठीक है, मानव भूगोल के इस उपागम के अंतर्गत मानव के ज्ञान, कार्य, कुशलता, सृजनात्मकता, सक्रियता आदि को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि व्यवहार परक उपागम में मानव के व्यवहार को महत्वपूर्ण माना गया, लेकिन इसमें क्या हुआ, उसके ज्ञान, कार्य, कुशलता, उसकी सृजनात्मकता, सक्रियता आदि पर अधिक बल दिया जाने लगा। भूगोल में मानववाद का सर्वप्रथम प्रयोग अपने स्थूल रूप में 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यानी 1950 के बाद वाइडल डी ला ब्लास के नेतृत्व में फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं द्वारा किया गया। ठीक है, दिया किसने था, तो ई टुआन ने, लेकिन बढ़ावा किसने दिया, तो ब्लास महोदय और उसके नेतृत्व में फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने दिया था। संभववाद यानी पॉसिबिलिज्म मानववादी उपागम की एक विशिष्ट उपज है। संभववाद के जनक आपको पता है ब्लास महोदय हैं। जनक आपसे कोई पूछे तो ब्लास हैं, जबकि शब्द की बात करें तो वो फैब्रे महोदय हैं। लुशियन फैब्रे महोदय ने संभववाद शब्द दिया था, जबकि जनक माने जाते हैं ब्लास। मानववाद का विकास पुनः 1970 के दशक में प्रत्यक्षवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ, यानी कि प्रत्यक्षवाद जब मात्रात्मक विधियों का अधिक उपयोग होने लगा तो इसके आलोचना स्वरूप जिस उपागम का शुरुआत हुई उसे हम मानववाद उपागम के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे मानव केंद्रित यानी मैन सेंटर्ड अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। मात्रात्मक उपागम को किस नाम से जानते हैं, न्यू भूगोल के नाम से जानते हैं, और मानवतावादी उपागम को मैन सेंटर्ड अप्रोच के नाम से जानते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला उपागम है जिसका नाम है क्रांतिपरक या मार्क्सवादी उपागम, रेडिकल या मार्क्सिस्ट अप्रोच। मार्क्सवादी में आपको हमेशा याद रखना है कि इन्होंने समाज को दो वर्गों में बांटा, एक तो पूंजीपति वर्ग और दूसरा गरीब वर्ग। ठीक है, और इन्होंने बताया कि पूंजीपतियों द्वारा गरीबों का जब शोषण किया जाता है तो गरीब इससे आवाज़ उठाते हैं। ठीक है, इसी से समाज में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये मार्क्सवादी उपागम था। मानव भूगोल में प्रत्यक्षवाद की आलोचनात्मक प्रतिक्रिया के रूप में भूगोल में एक क्रांतिपरक उपागम प्रकाश में आया, जिसे समाजवादी या मार्क्सवादी उपागम के नाम से भी
जाना जाता है। ठीक है, तो किसकी प्रतिक्रिया स्वरूप आया था? प्रत्यक्षवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप आया था। इसका विकास 1960 के दशक के उत्तरार्ध में यानी कि 1960 के बाद एक आंदोलन के रूप में हुआ, जिसके समर्थक पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था तथा प्रत्यक्षवाद के सिद्धांतों के प्रबल आलोचक थे। यानी कि जो इस उपागम को मानने वाले थे वो पूंजीवादी और प्रत्यक्षवादी सिद्धांतों के प्रबल आलोचक थे, और केवल सिद्धांत ही नहीं बल्कि व्यवहार में भी क्रांतिकारी परिवर्तन के पक्षधर थे। ठीक है, क्रांतिपरक भूगोल का विकास मूलतः पूर्व संस्थापित नियमों तथा मान्यताओं की नकारात्मक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। यानी कि जो पूर्व में संस्थापित नियम बना दिए गए थे, जो कुछ मान्यताएं नकारात्मक ले ली गई थी, उनकी आलोचना स्वरूप या प्रतिक्रिया स्वरूप जिस उपागम की शुरुआत हुई उसे हम क्रांतिपरक भूगोल के नाम से या उपागम के नाम से जानते हैं। मानव कल्याणपरक सामाजिक मूल्यों का प्रश्न ही इसका केंद्र बिंदु था। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्रांतिपरक भूगोल का केंद्र बिंदु क्या था? तो मानव कल्याणपरक सामाजिक मूल्य का प्रश्न, मानव कल्याणपरक सामाजिक मूल्यों का प्रश्न ही इसका केंद्र बिंदु था। क्रांतिपरक भूगोल की विस्तृत समीक्षा अमेरिकी भूगोलवेत्ता पीट यानी J.R. पीट महोदय ने की थी। ठीक है, इसके अलावा क्लार्क विश्वविद्यालय जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है के द्वारा 1969 में क्रांतिपरक भूगोल की एक शोध पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया गया, जिसका नाम था एंटीपोड। ये नाम दोस्तों आपको याद रखना है कि एंटीपोड पत्रिका का प्रकाशन 1969 में हुआ था, क्लार्क विश्वविद्यालय द्वारा हुआ था। ठीक है, एंटीपोड का शाब्दिक अर्थ है विपरीत ध्रुव यानी कि प्रतिध्रुव। क्रांतिपरक भूगोल के विकास में विलियम बुंगी और डेविड हार्वे का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण यानी योगदान है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि क्रांतिपरक भूगोल यानी कि भूगोल में मार्क्सवादी विचारधारा को किसने लागू किया, तो विलियम बुंगी महोदय ने लागू किया था, और इन्होंने ही 1969 में एंटीपोड नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। ठीक है, जिसमें यूएसए में जो गंदी बस्तियां थी, जो अपराध था, गरीबी थी, उन सब को प्रकाशित किया जाता था, उनके कारणों को जानने की कोशिश की जाती थी और समाधान भी प्रस्तुत किए जाते थे। तो ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला उपागम है जिसका नाम है कल्याणपरक उपागम यानी कि वेलफेयर अप्रोच। भूगोल के कल्याणपरक उपागम का विकास 1970 के दशक में हुआ था। ठीक है, आप दोस्तों देख पा रहे होंगे कि 1950 और 60 के दशक में तो मात्रात्मक क्रांति आई थी। ठीक है, जिसमें सभी चीज़ों को गणितीय रूप में देखा गया। इसी की आलोचना स्वरूप या प्रतिक्रिया स्वरूप जिन उपागमों का विकास हुआ उनका नाम था जैसे क्रांतिपरक उपागम, व्यवहारपरक उपागम, मानवतावादी उपागम। ये सब इसी मात्रात्मक क्रांति की आलोचना स्वरूप आए थे। ठीक है, तो कल्याणपरक यानी वेलफेयर अप्रोच भी 1970 के दशक में आई। 1960 के दशक में भौगोलिक अध्ययनों में मात्रात्मक विधियों तथा आंकड़ों के विश्लेषण का प्रयोग अधिकाधिक यानी कि बहुत अधिक होने लगा था, किंतु इस प्रकार का अध्ययन मौजूदा समस्याओं को उद्घाटित करने तथा उनके समाधान हेतु उपाय सुझाने में संतोषजनक नहीं था। यानी कि उस समय जो गरीबी थी, अशिक्षा थी, स्वास्थ्य की जो समस्याएं थी, जो गंदगी की समस्याएं थी, जो ट्रैफिक था, आवास की समस्या थी, उन सभी प्रश्नों का जो उत्तर था या उनका समाधान प्रस्तुत करने में जो मात्रात्मक क्रांति थी वो पूर्णतः असफल सिद्ध हुई। ठीक है, इसीलिए मानव कल्याण से संबंधित अध्ययन की आवश्यकता महसूस की गई कि मात्रात्मक चीज़ों से हमें मानव का कल्याण हम नहीं कर सकते, हमें इसके लिए अलग से अध्ययन करना पड़ेगा। तो उसी के परिणाम स्वरूप कल्याणपरक उपागम का विकास हुआ। इसके अंतर्गत
मानव कल्याण को ध्यान में रखते हुए मानवीय क्रियाओं की क्षेत्रीय भिन्नता और स्थानिक संगठन पर विचार किया जाता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप कि कल्याणपरक उपागम में जो मानवीय क्रियाएं हैं और वो क्षेत्रीय भिन्नता, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में मानवीय क्रियाएं किस प्रकार हैं और उनका स्थानिक संगठन पर विचार किया जाता है। मानव भूगोल के अध्ययन के इस उपागम में ऐसे प्रत्येक तत्व को शामिल किया जाता है जिसका मानव जीवन की गुणवत्ता से संबंध होता है। ठीक है, तो कल्याणपरक उपागम का पूर्णतः उद्देश्य है मानव की जो जीवन की गुणवत्ता है उसमें सुधार करना। और मानव के जीवन की गुणवत्ता का सुधार कैसे किया जा सकता है? गरीबी दूर करके, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था करके, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था करके, साफ सफाई करके, इसी प्रकार की जा सकती है। ठीक है, इसमें समाज के लिए उपयोगी वस्तुओं के वितरण, उपभोग की दशाओं, उपयोगिता की मात्रा आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, कि जो उपयोगी वस्तुएं हैं जैसे कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उन वस्तुओं का वितरण सही ढंग से हो, उनके लिए जो उपभोग की दशाएं हैं वो अच्छी हों, और उनकी उपयोगिता की मात्रा भी निर्धारित हो। ठीक है, तो इसका संबंध ही कल्याणपरक उपागम से है। और हम आपको यहाँ पे बता दें कि जो कल्याणपरक उपागम था उसको दिया था D.M. स्मिथ महोदय ने। तो कल्याणपरक उपागम को किसने दिया? D.M. स्मिथ महोदय ने दिया था। इसके बाद अगला उपागम है जिसे हम जानते हैं तंत्र उपागम, यानी कि सिस्टम अप्रोच के नाम से। ठीक है, यहाँ पे तंत्र हम बता दें दोस्तों कि तंत्र का मतलब होता है तत्वों का समूह। तत्वों का समूह जिसमें सभी तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे मान लीजिए एक तत्व ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये सारे तत्व हैं, ये तत्वों का समूह है, लेकिन ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। ठीक है, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि अगर एक तत्व में कोई परिवर्तन होगा, मान लीजिए इसमें अगर कोई परिवर्तन होगा तो ये सारे तत्वों में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, यही है सिस्टम अप्रोच। तंत्र उपागम या तंत्र विश्लेषण भूगोल के पारिस्थितिकी उपागम यानी इकोलॉजिकल अप्रोच का ही संशोधित नया रूप है। डी हार्वे 1969 के अनुसार तंत्र विश्लेषण भौगोलिक समस्याओं के परीक्षण के लिए सुविधाजनक सूचक को प्रदान करता है, यानी कि जो भौगोलिक समस्याएं हैं उनके लिए सुविधाजनक सूचना तंत्र प्रदान करता है तंत्र विश्लेषण। इस उपागम की प्रकृति बहुचरी यानी मल्टीवेरिएट प्रकार की है, अतः किसी भी भौगोलिक तथ्य या समस्या की व्याख्या पृथक रूप से नहीं की जा सकती है। यानी कि अगर कोई भौगोलिक समस्या है तो उसको हम पृथक रूप से समाधान नहीं निकाल सकते, क्योंकि यह किसी तंत्र का मात्र एक अंग होगा जो तंत्र के अन्य अंगों से संबंधित होगा। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि भौगोलिक एक तंत्र है ये, लेकिन ये अन्य तंत्र के जो अन्य अंग होंगे उनसे भी संबंधित होगा। ठीक है, भूतल के किसी भी भाग में विविध प्रकार के भौतिक तथा मानवीय घटक तत्व विद्यमान हैं, यानी कि पृथ्वी के आप अलग अलग हिस्से में चले जाएंगे तो हर जगह मानव और फिजिकल यानी कि प्राकृतिक घटक विद्यमान हैं जो परस्पर किसी न किसी रूप में संबंधित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। ठीक है, यानी कि इस प्रकृति में कोई भी अलग नहीं है। एक में परिवर्तन अगर कुछ होता है तो वह सभी तत्वों को कुछ ना कुछ रूप में प्रभावित होता है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि बारिश एक तत्व हम ले लेते हैं। बारिश अगर अच्छी हुई तो फसल अच्छी होगी। ठीक है, फसल अच्छी होगी तो किसान भी खुश होगा, यानी किसान को आय अधिक प्राप्त होगी, और किसान को जब आय प्राप्त होगी तो उनके बच्चों को भोजन अच्छा प्राप्त होगा।
ठीक है। भोजन और शिक्षा अच्छी प्राप्त होगी। अगर शिक्षा और भोजन अच्छी प्राप्त होंगी तो उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, वो और आगे बढ़ेंगे, जॉब का नौकरी करेंगे या कुछ भी करेंगे। तो इससे क्या समझ में आया आपको कि बारिश केवल एक तत्व था, लेकिन उसने किन चीज़ों को प्रभावित किया? सभी चीज़ों को प्रभावित किया। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रकृति में सभी तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन समस्त तत्वों की क्रिया प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप ही उस क्षेत्र के वास्तविक प्रतिरूप या भूदृश्य का निर्माण होता है। उन समस्त घटकों यानी तत्वों की समष्टि जिसमें क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है, उसे एक तंत्र के नाम से जानते हैं। और जो दोस्तों तंत्र उपागम है या तंत्र शब्द का प्रयोग जो सर्वप्रथम किया था, वो बर्नार्ड नफी महोदय ने किया था। बर्नार्ड नफी महोदय ने किया था, जो कि एक जीव विज्ञानी थे। ठीक है। बाद में इसे भूगोल में इस तंत्र को लाया गया। दोस्तों इस चित्र के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं सिस्टम अप्रोच। ये मान लीजिए सब तत्व दिए गए हैं 4 और ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी कि अगर इसमें हम कुछ परिवर्तन करें यानी चेंज कर दें अगर, तो ये भी परिवर्तन होगा जैसा कि दिखाया भी गया है कि डिपेंडेंसी निर्भर है, रिस्पॉन्सनेस यानी कि प्रतिक्रिया देगा, फिर रिजल्ट आएगा। ठीक है। तो इस प्रकार सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध, यानी कि जो अन्य सामाजिक विज्ञान है। ठीक है। यानी कि एक तरफ दोस्तों प्राकृतिक विज्ञान होते हैं, दूसरी तरफ सामाजिक विज्ञान होते हैं। प्राकृतिक विज्ञान में वो आते हैं जैसे कि मैथ विज्ञान, यानी कि मैथ और साइंस जितने भी हैं वो सब प्राकृतिक विज्ञान हैं, और जितने भी आर्ट्स वर्ग वाले हैं वो सभी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो मानव भूगोल किस प्रकार संबंधित है, शॉर्ट में हम देख लेते हैं कि मानव विज्ञान और प्रजाति भूगोल, यानी कि जो मानव विज्ञान है, जिन चीज़ों का मानव विज्ञान अध्ययन करता है उन्हीं चीज़ों का प्रजाति भूगोल भी अध्ययन करता है। ठीक है। जिस चीज़ों का समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाता है वही चीज़ों का अध्ययन सामाजिक भूगोल में भी किया जाता है, यानी सोशल ज्योग्राफी में। जिन चीज़ों का अध्ययन इकोनॉमिक्स करता है यानी अर्थशास्त्र करता है, उन्हीं चीज़ों का अध्ययन आर्थिक भूगोल यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी में भी किया जाता है। इसी प्रकार इतिहास जिन चीज़ों का अध्ययन करता है उन्हीं का अध्ययन ऐतिहासिक भूगोल यानी हिस्टोरिक ज्योग्राफी में किया जाता है। इसी प्रकार जिन चीज़ों का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस करता है उन्हीं का अध्ययन पॉलिटिकल ज्योग्राफी यानी राजनीतिक भूगोल में किया जाता है। सैन्य विज्ञान यानी मिलिट्री साइंस जिन तत्वों का अध्ययन करता है उन्हीं का अध्ययन सैन्य भूगोल यानी कि मिलिट्री ज्योग्राफी में भी किया जाता है। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों जैसे कि जनसांख्यिकी है, उसका अध्ययन भी जनसंख्या भूगोल में किया जाता है। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार दोस्तों ये मानव भूगोल का संबंध है अन्य सामाजिक विज्ञानों से। ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की मानव भूगोल के उपागमों के बारे में, जिसमें हमने आपसे बात की प्रत्यक्षवादी उपागम, व्यवहारपरक या आचारपरक भूगोल, मानवतावादी उपागम, क्रांतिपरक या मार्क्सवादी उपागम, कल्याणपरक उपागम, तंत्र उपागम। ठीक है। और साथ ही साथ हमने मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध के बारे में भी चर्चा की है। ठीक है दोस्तों। जो पीडीएफ होगा, पीडीएफ आपको पिछले वीडियो का और इस वीडियो का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।